हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हम सब कवर करेंगे लगभग 35 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस होगा और बाकी 25 क्वेश्चन आप सबका एडवांस टॉपिक से होगा। ठीक है, तो आप सब यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप सब ज़रूर कर दें। और यदि आप AJTA जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको छोटा सा जानकारी बता दें कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट या अन्य कोई एग्ज़ाम के लिए नोट्स चाहते हैं कंप्यूटर और UPGK के, ठीक है, एकदम डीप में नोट्स, तो आप सब कॉन्टेक्ट नंबर जो चैनल है वहाँ पर होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की आपको पहचान करना। कह रहा कि AI केवल रोबोटिक्स तक सीमित है। गलत है। अच्छा, आप बताइए, AI क्या केवल रोबोटिक्स तक ही सीमित है? AI की दुनिया बहुत बड़ी है। एजुकेशन हो गया, ठीक है, मेडिकल हो गया, रोबोटिक्स हो गया, बहुत सारी जगह यूज होता है। दूसरा, मशीन लर्निंग AI का एक उप क्षेत्र है। बिल्कुल बात है। एक क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है, ठीक है, ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट हाल के एग्जाम में पूछा गया है, तो यही सही है, बाकी सब यहाँ पर गलत है। AI में मानव जैसे सोच विकसित करना संभव नहीं, जो कि गलत है। डीप लर्निंग ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग से तेज होता है लेकिन एक्यूरेसी से कम, ये भी गलत है। तो केवल यहाँ पर कौन सा सही है? दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक भाग है जो डेटा से सीखने की क्षमता देता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग और अधिक विकसित रूप है। मतलब जो डीप लर्निंग है ना, मशीन लर्निंग का और विकसित रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा कि डीप लर्निंग मुख्यतः किस तकनीकी पर आधारित है। तो जो डीप लर्निंग है ना, न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? थर्ड बन जाएगा। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि डीप लर्निंग एक मल्टी लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करता है ना। अच्छा, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं ANN। याद कर लीजिए फुल फॉर्म, A फॉर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, कभी कभी यही पूछ लेता है। AI का पहला उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो AI का जो मेन पर्पज है ना, मानव की तरह सोचने वाला सिस्टम बनाना। AI का उद्देश्य ही कि ऐसा मतलब कोई डिवाइस बना दें कि जो एकदम ह्यूमनाइड हो, मानव की तरह सोचने समझने वाला हो। ठीक है, तो AI का जो मूल लक्ष्य है, पर्पज है, मानव जैसे निर्णय लेने और सोचने वाले सिस्टम को विकसित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा कि सुपरवाइज लर्निंग में क्या आवश्यक होता है। आपको बताए थे कितने प्रकार का, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रिइंफोर्समेंट, है ना। 4 प्रकार के मशीन लर्निंग बताए थे। आपको बताते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा यूज होता है, अनसुपरवाइज में बिना लेबल डेटा, और रिइंफोर्समेंट किस पर आधारित है? पनिशमेंट और रिवार्ड पर आधारित है। तो यहाँ सुपरवाइज की बात किया है तो इसमें कौन सी डेटा यूज होगा? इनपुट आउटपुट की जोड़ी। ठीक है, इसमें लेबल डेटा यूज होता है। ठीक है, तो बिना लेबल डेटा ये भी नहीं होगा, आउटपुट की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी बात गलत है। केवल टेक्स्ट डेटा, ये भी गलत है। तो इसमें इनपुट आउटपुट की जोड़ी, मतलब इनपुट आउट डेटा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए सुपरवाइज लर्निंग में इनपुट के साथ आउटपुट भी दिया जाता है, और इसमें कौन सा डेटा यूज होता है? लेबल डेटा। ठीक है, एक केवल VPM पूछा था, तीनों चारों एक साथ पूछ लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रिइंफोर्समेंट लर्निंग का है? एग्जाम्पल आपको बताते, एक इस पर आधारित है, पनिशमेंट, ठीक है, और रिवार्ड पर आधारित है। ठीक है, जैसे गेम हो गया, तो यहाँ पर चेस खेलते समय का निर्णय यही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि चेस एक प्रकार का क्या गेम है। ठीक है, रेनफोर्समेंट लर्निंग में सिस्टम अपने वातावरण से सीखता है, जैसे चेस का खेल, है ना। तो ये किस मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है? रेनफोर्समेंट। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरल नेटवर्क का उपयोग नहीं करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूरल नेटवर्क का उपयोग कौन नहीं करता है? SQL, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज।
बाकी CNN, RNN, GNN। अच्छा, इन सब के बारे में आप सब प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, टॉपिक वाइज कंप्यूटर का मिलेगा। ठीक है, AJTA वाले आप सब प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए। ठीक है, केवल यही से पढ़िए, भर एकदम परफेक्ट रूप से नोट्स दिया गया है। ठीक है, बार बार पढ़िए, आप सबका भी 14-15 सही होगा, 13-14-15 तो सही इतना कर ही लेंगे। देखिए, SQL एक डेटाबेस लैंग्वेज है, न्यूरल नेटवर्क से संबंधित नहीं है। अगला क्या है, IoT का मुख्य उद्देश्य क्या है। IoT का, तो IoT का जो मुख्य उद्देश्य है ना, डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ना और आपस में डेटा को शेयर करना। आप सब जानते हैं कि IoT जो होता है, जैसे आपका घर हो गया पूरा, जैसे घर में जो फ़ैन लगा है, डोर लगा है, बल्ब लगा है, ऑटोमेटिक चलना, ऑटोमेटिक बंद होना। ठीक है, जैसे आप सब अलेक्सा से बोलते हैं काम करवाते हैं, है ना, सीरी से बोलते हैं काम करवाते हैं, ऐसे IoT होता है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मकसद है डिवाइसेस को नेटवर्क से जोड़ना और डेटा को ट्रांसफ़र करना, जैसे हैंड वॉच हो गया ऑटोमेटिक वाला। ठीक है, IIoT का मुख्य उद्देश्य क्या। अच्छा, एक होता IoT, एक होता IIoT। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT जैसे छोटे जगह यूज करना, जैसे आपका ऑफिस हो गया, आपका घर हो गया। जब इसका यूज बड़े स्तरों पर होने लगता है, जैसे बड़े बड़े जो उद्योग हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वहाँ पर बड़े बड़े मशीनों को ऑटोमेटिक रूप से सेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बड़े बड़े कंपनियों में। तो आप कह सकते हैं औद्योगिक स्वचालन में, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। IIoT मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग फैक्ट्रियाँ और मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है ना, जब बड़े स्तर पर IoT का इस्तेमाल होने लगे तब। IoT डिवाइस में कौन सी तकनीक की आवश्यक है, तो सेंसर और एक्ट्यूएटर्स। तो सेंसर क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। IoT डिवाइस में डेटा को कलेक्ट करने और प्रतिक्रिया देने के लिए सेंसर और एक्ट्यूएटर्स जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा IoT प्रोटोकॉल नहीं है। तो MQTT, COP, AP, HTTP, FTP और ZigBee, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, FTP। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसका आंसर बन जाएगा 4। इसमें देख लेते हैं, FTP क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। ये IoT लाइट वेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में नहीं आता है। बाकी जो है ना, बाकी बचा कितना ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 1 2 3 4, ये सब जो है ना IoT प्रोटोकॉल है। MQTT, COP, HTTP, ZigBee तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, टेलनेट से ऐड कह रहा कि टेलनेट किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रिमोट लॉगिन करने के लिए। टेलनेट का मतलब होता है, जैसे मान लेते आप अपने घर हैं, ठीक है, और आप आपका जो ऑफिस है आपके घर से दूर है। ठीक है, तो आप अपने घर से अगर आप अपने ऑफिस में कोई कमांड कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, है ना, तो किसके माध्यम से पॉसिबल होता है, टेलनेट के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग के लिए होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, B, दूसरा सही है। तो देख सकते हैं टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो रिमोट सिस्टम में लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसको तो हटा ही सकते हैं। एक्सेल क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम होता है, जबकि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और VoIP है ना, वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट आप सब जानेंगे, और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल हैं, जबकि एक्सेल एक डेटाबेस सिस्टम। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर, अच्छा कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि अन्य सभी इंटरनेट आधारित सेवाएं या प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो अभी आप सबको ऊपर बताते हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए लिखा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल C। एक पूछता है HTTP यस, ऐसे पूछा था कि यस में यस, इस HTTPS में यस क्या है, तो यस का मतलब था सिक्योर। ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया
क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सब इसको ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया का सबसे प्रमुख लाभ क्या है? इसके माध्यम से क्या होता है, आप सब इसको तो अपने आप बता सकते हैं। इसके माध्यम से अभी आप कोई खबर होता, कोई न्यूज होता है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ उस जगह पर वो घटना हुआ, इस जगह पर इस घटना हुआ, ये घटना हुआ, ठीक है। इसके माध्यम से जो सूचनाएं हैं ना बहुत तेज़ फैलती है, ठीक है। तो तीसरा सही है। आगे क्या, फेसबुक की स्थापना कब हुआ था? मार्क जुकरबर्ग ने किया था। कब किया था? 2004 में किया था। सोशल मीडिया से है। आगे क्या, पाइथन एक लैंग्वेज है। पाइथन किस प्रकार का लैंग्वेज है? तो पाइथन जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इंटरप्टेड और यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग भाषा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लैंग्वेज का उदाहरण है? तो मशीन लैंग्वेज में कौन कौन सा आता है? आप जानते हैं 0 1 आता है ना, जो बाइनरी वाला होता है। बाकी सब हाई लेवल लैंग्वेज है, पहला दूसरा तीसरा, ये सब कौन सा लैंग्वेज है? हाई लेवल। जबकि जो चौथा ना, इसी को बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। देखिए क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है, लेकिन देखिए कितने गहराई से पूछा, कितने घुमा के पूछा है। बहुत लोग कहेंगे ये तो लैंग्वेज है ही नहीं, 0101 है लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, जो मशीन को इसको समझता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में केवल कौन सा आता है? 0 और 1, है ना, जैसे इतना, ठीक है। अगर इनमें से नॉन ऑफ दीज होता ना, तो वो लोग तो वही लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीकी का उपयोग हुआ था? वैक्यूम एक किस जनरेशन का था? पहली जनरेशन का। ट्रांजिस्टर किस जनरेशन का था? दूसरी जनरेशन का, ठीक है। और एक था आईसी किस जनरेशन का था? तीसरी जनरेशन का। VLSI किस जनरेशन का था? चौथी जनरेशन का। एक होता है ULSI, मतलब अल्ट्रा वाला, 5वीं का था, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? चौथा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेल में काउंट इफ का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंडीशन लागू करने के लिए, कंडीशन के साथ काउंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इफ़ का। एक होता है काउंट, एक होता है काउंटा, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे पूछा गया है। कह रहा कि एक्सेल में डॉलर का क्या प्रतीक? ए एब्सोल्यूट कर देता है, ठीक है। तो क्या करता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस करने के लिए यूज होता है। ये जब आप लगा देते हैं ना, तो एकदम फिक्स्ड हो जाता है, चेंज नहीं होता। आप उसको कहीं भी कॉपी पेस्ट करेंगे, चेंज नहीं होगा। डॉलर का प्रयोग सेल को एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदलने के लिए होता है, जैसे इतना, ठीक है, फिक्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, EMS एक्सेल में चार्ट और इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब का प्रयोग करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टैब से भी क्वेश्चन बनता है। तो एक इस टैब में होता है, इंसर्ट टैब में होता है। अगर आप सबको चार्ट बनाना है, ठीक है, तो इंसर्ट टैब का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, फिशिंग से अभी जूनियर असिस्टेंट में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो फिशिंग का उद्देश्य क्या होता है? यूजर की जानकारी को चुराना। तो यहाँ पर तीसरा आपका सही हो जाएगा। देखिए, कह रहा कि फिशिंग में यूजर को धोखा देकर संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर में क्या होता है? फिरौती मांगता है, रंगदारी मांगता है, आपके डेटा को चुरा कर फिर रंगदारी मांगेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, फिर उसके बदले क्या मांगता है? पैसा। और जब पैसा दे देते हैं तो आप सबका फिर डेटा को वापस कर देता है। कह कि फायरवॉल किसके लिए प्रयोग होता है? तो फायरवॉल किसके लिए प्रयोग होता है? नेटवर्क की सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, फायरवॉल। और फायरवॉल आप जानते हैं ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, डॉस अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है? इसमें क्या होता है ना, एक ही बार में एकदम बमबारी कर दिया जाता है सिग्नल की। जब बमबारी कर दिया जाता है बोर्ड के माध्यम से, तो जाम हो जाता है, डाउन हो जाता है। जब डाउन हो जाता है तो उसको क्या कर लिया जाता है? हैक कर लेते हैं, ठीक है। DDoS का पूरा नाम सबको आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। में बहुत सारे सिस्टम से एक साथ हमला किया जाता है ताकि सिस्टम काम ना कर सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, फायरवॉल नेटवर्क के अंदर और बाहर
जाने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करने का काम करता है। बिल्कुल बात सही है। अब देखिए यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा स्टेटमेंट बेस, जो थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो फायरवॉल के बारे में भी आप ऊपर भी पढ़ चुके थे, तो गलत नहीं होना चाहिए। फायरवॉल केवल सॉफ्टवेयर आधारित, हार्डवेयर आधारित फायरवॉल संभव नहीं, ये गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए पहला भी आप सब सही कर सकते हो, ई वाला, तो ई वाला ज़्यादा बेटर है, कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ई में दोनों एक साथ लिख दिया है। वैसे पहला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सब अपना समझ सकते हैं। फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा का एक हिस्सा है जो नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों रूप में हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आईओटी डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ा जाता है ताकि वे डेटा का आदान प्रदान कर सकें। आईओटी डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए ब्राउज़र और स्प्रेडशीट का प्रयोग होता है। क्या बात सही है? अच्छा, क्या आईओटी डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए क्या ब्राउज़र और स्प्रेडशीट का मतलब जान रहे हैं? एक्सेल की बात कर रहा है। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ई यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल तो डेटा को बनाने के लिए यूज होता है। आईओटी डिवाइस का उद्देश्य सेंसर और डेटा के माध्यम से जोड़कर इंटरनेट के माध्यम से कार्य करना, जबकि उन्हें नियंत्रित करने के लिए ऐप्स, क्लाउड्स, प्लेटफॉर्म और विशेषकर सॉफ्टवेयर प्रयोग होते हैं, ना कि ब्राउज़र या स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि मशीन लर्निंग में मॉडल को बिना किसी पूर्व ज्ञान स्वतः सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल बात सही है। सुपरवाइज लर्निंग में इनपुट के साथ साथ लेबल डेटा आउटपुट की आवश्यकता नहीं होती। देखिए गलत बोला, यहाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा? ई। आप सब अभी इसके बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, तो आशा करते हैं आप सबका एक क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का उद्देश्य सिस्टम को डेटा से सीखने योग्य बनाना है, और सुपरवाइज लर्निंग में लेबल आउटपुट जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि एक्सेल में वी लुकअप का प्रयोग डेटा को वर्टिकल दिशा में खोजने के लिए किया था। बिल्कुल बात सही है। और वी लुकअप केवल उसी सीट पर काम करता है जिसमें फार्मूला लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बात सही है? देखिए उसी सीट पर नहीं काम करता है। वी लुकअप फार्मूला वर्टिकल कॉलम में ढूंढने के लिए होता है। यह अन्य सीट या वर्कबुक में भी डेटा ला सकता है। एक होता है एच लुकअप, वो हॉरिजॉन्टल खोजता है। एक होता है एक्स लुकअप, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों खोजता है, ठीक है। सब एक ही बार में क्वेश्चन बीपी में पूछ लिया था। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उपयोगकर्ता की गतिविधियां उसका डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाती है। बिल्कुल बात सही है। और सोशल मीडिया पर साझा की गई कोई भी जानकारी अस्थायी रूप से हटाई जा सकती है और सर्वर पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। ऐसा नहीं है, अगर आप मान लेते हैं सोशल मीडिया पर कोई मतलब अपना फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं ना, तो आप अपने मोबाइल से केवल डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और एक कहिए कि वहाँ से डेटा को मिट जाए, तो ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं ना, सबका डेटा स्टोर होता है, आप केवल अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं। इसलिए आप सब जो भी पोस्ट करिए सोच समझ के पोस्ट किया करिए, ठीक है, नहीं तो आप सबका डेटा बना रहता है। देखिए सोशल मीडिया पर यूजर की हर गतिविधि डिजिटल पहचान बनाती है, लेकिन किसी भी डेटा को पूरी तरह अस्थायी रूप से हटाना लगभग असंभव होता है, क्योंकि बैकअप सर्वर पर बना रह सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम CPU शेड्यूलिंग और मेमोरी मैनेजमेंट जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल बात सही है। और कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम केवल हार्डवेयर की सुरक्षा करता है, सॉफ्टवेयर से कोई संबंध नहीं। देखिए डायरेक्ट गलत बोला। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है कि हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर को मतलब मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी ई ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही और दूसरा गलत है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम न केवल CPU और मेमोरी को नियंत्रित करता है, बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का काम भी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेटवर्किंग से। कह रहा कि लाइन नेटवर्क में आमतौर पर अधिकतम 10 कंप्यूटर ही जोड़े जा सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। क्या बात सही है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं केवल आप 10 ही कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। वैन क्या, तो वाइड एरिया नेटवर्क को विभिन्न भौगोलिक स्थानों के कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। बिल्कुल बात सही है।
तो वैन क्या होता है, सबसे विस्तृत, एक देश से दूसरे देश, एक सिटी से दूसरे सिटी, है ना, जोड़ा जाता है। तो पहला गलत और दूसरा सही है, तो ई ऑप्शन पर है। देखिए पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा क्या सही है। देखिए लाइन में 10 से अधिक कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, ये संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। अगला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कह रहा कि कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को एक साथ मशीन लैंग्वेज में बदलता है। बिल्कुल बात सही। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को पहले मशीन कोड में बदल कर उसे एक बार में चलाता है। क्या बात सही है? देखिए एक बार में नहीं चलाता। इंटरप्रेटर का काम होता है ना लाइन बाय लाइन उसको चेंज करना, जबकि कंपाइलर एक साथ पूरे को चेंज कर देता है। तो ई ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। तो देखिए कंपाइलर पूरे कोड को मशीन लर्निंग में एक ही बार में चेंज कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर का काम होता है लाइन बाय लाइन। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पोर्ट नंबर 80 का प्रयोग HTTP सेवा के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। और पोर्ट नंबर कह रहा है कि 443 सुरक्षा डेटा ट्रांसफ़र के लिए नहीं होता, एक गलत है। देखिए जो 443 होता है ना, HTTPS के लिए होता है, जो कि सुरक्षा के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला तो सही लेकिन दूसरा गलत है, तो ई ऑप्शन पर लगाएंगे, पहला सही है और दूसरा गलत है। पोर्ट नंबर 80 का प्रयोग HTTP में होता है और पोर्ट नंबर 443 का प्रयोग HTTPS में होता है सुरक्षा के लिए। क्लाउड से क्वेश्चन है, कर कि क्लाउड कंप्यूटिंग में उपयोगकर्ता को हार्डवेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही। आप जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा जो स्टोर होता है ना, सर्वर पर स्टोर होता है, तो इसमें कोई हार्डवेयर की ज़रूरत तो होगा नहीं। कह रहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग केवल कह रहा ऑनलाइन स्टोरेज तक सीमित है और इसे कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। एक गलत। बहुत सारी सेवाएं आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग से होती हैं। तो पहला सही और दूसरा क्या है, गलत है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे कौन कौन सी सेवाएं हैं, जैसे सास पास, है ना, प्रदान करते, और उपयोगकर्ता को अपनी मशीनों की आवश्यकता इसमें नहीं होती। अपनी मशीन है, यहाँ ध्यान देना, क्योंकि ये सब सर्वर पर स्टोर होता है। दोस्तों 35 क्वेश्चन देखिए बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आप सब वीडियो को अपने ग्रुप में, जो भी आप सबका ग्रुप है, अपना जहाँ स्टेटस लगाते हैं अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें, ठीक है। और बाकी हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं, आप सब जो चैनल है इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।